Welcome to Padhai Buddy, and this is another lecture on environment series. And in today's lecture, we are going to learn climate change part 1, in which we will study about global warming and greenhouse gases. So let's get started. Firstly, what is climate change? Climate change is long-term average of a region's weather events. मतलब जैसे कि मान लिया आज मौसम साफ़ है, कल बारिश हो गई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ का मौसम बारिश वाला होता है। हम ये देखेंगे कि उस जगह पे लंबे समय तक कैसा वेदर रहता है, क्या बारिश ज़्यादा होती है, क्या गर्मी ज़्यादा पड़ती है, या ठंड ज़्यादा पड़ती है, या तीनों मौसम आते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हम उस हिसाब से देखते हैं। अगर मान लिया किसी रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेन होती है, लेकिन अचानक से एक साल में वहाँ पे मान लिया 100 सेंटीमीटर रेन होती है, मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे एक बहुत कम है लेकिन मान लिया। अब क्लाइमेट चेंज तब माना जाएगा जब रेन जो है वो बहुत कम होने लगे, मतलब मान लिया हो जाए 50 सेंटीमीटर, तब हम कहेंगे कि इस रीजन में कुछ बदलाव आया है पहले से। ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हमारे ग्लोब का वार्म होना, हमारी अर्थ का वार्म होना। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ये लिंक्ड होता है ये कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस जो है एक ऐसे करके शीशे का घर जैसा बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ठंड रहती है ऐसे रीजन्स में। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है बाहर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे पौधों को ग्रो करने के लिए फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है। उसी तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे अर्थ में भी होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ये ऊपर इस तरीके से ब्लैंकेट बना देती हैं अर्थ के चारों ओर, और ये एक ग्रीन हाउस का काम करता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बना रहता है। और अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एवरेज टेम्परेचर। और ये क्या हो जाएगा? बहुत ठंडा हो जाएगा, रहने लायक नहीं रह जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है हमारे अर्थ के सर्वाइवल के लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रोसेस कैसे होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट जैसा होता है। ठीक है। अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट जैसा होता है, किस चीज़ का? ग्रीन हाउस गैसेस का। अब क्या होता है? ये सोलर रेडिएशन आ रही है, ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है। नेचुरल कंडीशंस में क्या होता है? सूरज से सूर्य की रोशनी आती है, सोलर रेडिएशन आता है, अर्थ के ऊपर पड़ता है, फिर अर्थ जो क्या करती है? री रेडिएट करती है हीट को। ठीक है। अर्थ वापस से स्पेस की ओर हीट भेजती है। उसके बाद क्या होता है? जो ग्रीन हाउस गैसेस की ये चादर यहाँ पे होती है वो क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो बाहर स्पेस में भेज देती है। ठीक है। एस्केप कर जाता है स्पेस में। और बहुत ही थोड़ी सी हीट जो होती है वो क्या होती है? री एमिट होती है। री एमिट मतलब वापस से टकराकर नीचे अर्थ की ओर आती है, जिसकी वजह से अर्थ थोड़ा सा वार्म रहता है। अब क्या होगा? ह्यूमन इंड्यूस्ड कैसे हो जाएगा? देखिए, अब जैसे जैसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी तो क्या होगा? जो स्पेस की ओर एस्केप कर रही थी हीट, उसकी अमाउंट लेस हो जाएगी, और जो अर्थ के ऊपर री एमिट होके आ रही थी वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो अब अर्थ क्या होगा? ज़्यादा गर्म हो जाएगा, है ना? टेम्परेचर उसका बढ़ने लगेगा। अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है, जो सन से अर्थ की तरफ आती है, वो हाई एनर्जी और शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। और जो अर्थ रेडिएट करती है वापस स्पेस में, वो क्या होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, और उसकी वेवलेंथ सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ से लॉन्गर होती है। अब यही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके अर्थ की तरफ भेजती हैं, वैसे वैसे वार्मिंग इंक्रीज़ हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें ये 7 ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें से कि वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं जिनमें कि 3 HFCs, PFCs और SF6 है,
ब्लैक कार्बन है और ब्राउन कार्बन है। सबसे पहले वाटर वेपर के बारे में देखेंगे। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, या हमारे अर्थ को वार्म करने का। और जो बाकी की ग्रीन हाउस गैसेस हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वो वाटर वेपर के अमाउंट को और इंक्रीज़ कर देती हैं एटमॉस्फेयर में। कैसे? बाकी की जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करेंगी? अर्थ को वार्म करेंगी। वार्म होने से क्या होगा कि और ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ये कोई वाटर बॉडी है, इसमें से और ज़्यादा इवेपोरेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जिससे कि वाटर वेपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसकी लाइफ टाइम जो होती है वो शॉर्ट होती है और ये फटाफट से साइकिल हो जाती है ना। तुरंत ये वेपोराइज होती है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है कंडेंसेशन होके, फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये वापस नीचे आ जाती है, तो ये साइकिल जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस जैसे जैसे बढ़ेगी, वही है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। एटमॉस्फेयर और ओशन क्या हो जाएंगे? वार्मर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट होंगे। यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स लिखे हैं, जैसे कि क्या? थर्मल एक्सपेंशन होगा, सी लेवल राइज कर जाएगा, है ना। ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे जब, तो क्या होगा? सी लेवल और बढ़ जाएगा। हरिकेन्स वगैरह, साइक्लोन्स वगैरह ज़्यादा आएंगे। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? रेन ज़्यादा होगी, स्ट्रैटिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी और ओशंस क्या हो जाएंगे? लेस प्रोडक्टिव। तो हमारे नेक्स्ट गैस है मीथेन। मीथेन क्या है? इसके दो सोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन इंड्यूस्ड और एक नेचुरल। अब नेचुरल सोर्सेज में देखा जाए तो वेटलैंड्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट सोर्स होते हैं इस मीथेन गैस का। वेटलैंड में क्या होता है? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और साथ ही साथ ये मेजर नेचुरल सोर्स था। बाकी के क्या है? वाइल्ड फायर, वॉल्केनो, ओशियंस, टर्माइट्स, इनसे भी थोड़ा बहुत होता है एमिशन। उसके बाद अगर हम ह्यूमन इंड्यूस की बात करें तो लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सोर्स होता है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से होता है पूरे ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद ये नेचुरल गैस का भी कंपोनेंट होता है और लैंडफिल में से भी मीथेन गैस निकलती है। उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड के भी ऐसे ही दो सोर्स देखेंगे, पहला नेचुरल और दूसरा ह्यूमन इंड्यूस्ड। अब देखिए, नेचुरल सोर्सेज में कहाँ से होता है? बैक्टीरियल ब्रेकडाउन इन सॉइल्स एंड ओशियंस। अब नाइट्रोजन हम जानते हैं कि सॉइल का बहुत मेजर कंपोनेंट होता है और उसको फिक्स करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सॉइल में बैक्टीरियल ब्रेकडाउन होता है तो ये गैस रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, साथ ही साथ ओशंस में से भी। उसके बाद अगर हम ह्यूमन इंड्यूस की बात करें तो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है एज इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है, जो डीजल पेट्रोल वाली कार होती हैं उनमें से भी इसका एमिशन होता है। साथ ही साथ ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ होती हैं। कब? जबकि नाइट्रिक एसिड या एडिपिक एसिड, इन सारे एसिड्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है। उसके बाद हम आते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस के ऊपर। फ्लोरिनेटेड गैसेस 3 तरीके की होती हैं, पहला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दूसरा परफ्लोरोकार्बन और तीसरा सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड। अब ये जो HFCs और PFCs हैं, HFCs जो हैं उनको CFCs की रिप्लेसमेंट के तौर पर लॉन्च किया गया था, क्योंकि CFCs को माना गया कि ये पहले रेफ्रिजरेंट्स और एयर कंडीशनर्स में यूज़ होती थी, लेकिन फिर पाया गया कि ये ओजोन होल कॉज करती हैं, तो इनकी जगह पे HFCs को लॉन्च किया गया कि ये ओजोन होल नहीं करती हैं। लेकिन बाद में पता चला कि HFCs ओजोन होल तो नहीं करती, बट ये एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए परफ्लोरोकार्बन्स के बारे में लिखा है कि ये एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में से रिलीज़ होती है, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी। और सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो ये मैग्नीशियम प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेस गैस फॉर गैस लीकेज, इन सब तरीके से ये यूज़ होती है। साथ ही साथ कहाँ? ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन केबल्स और सर्किट ब्रेकर्स में भी यूज़ होती हैं, जहाँ से इसका रिलीज़ होता है। उसके बाद हम आते हैं ब्लैक कार्बन की ओर। ब्लैक कार्बन एक गैस नहीं है, ये क्या है? सॉलिड पार्टिकल है।
जिसे कि हम सूट बोलते हैं, है ना। काला काला जो पार्टिकल होता है कार्बन का, जो कि एरोसोल में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं ब्लैक कार्बन। ये सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और इसमें प्योर कार्बन होता है इन सेवरल लिंक्ड फॉर्म। इसका सोर्स क्या क्या है, बायोमास की बर्निंग, सॉलिड फ्यूल, डीजल एग्जॉस्ट। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, अल्बीडो रिड्यूस करता है। अल्बीडो से क्या मतलब है कि जैसे मान लिया ये स्नो पैक है, स्नो पैक का अल्बीडो ज़्यादा होता है, मतलब अगर इसके ऊपर अगर सनलाइट आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कार्बन ऐसे डिपॉजिट हो जाए तो क्या होगा, वाइट से ब्लैक हो गया, अब इसका अल्बीडो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये जब इसके ऊपर सोलर रेडिएशन आएगी तो ये इसको अब्जॉर्ब कर लेगा और क्या होगी, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हीट, अब ये और क्या करता है, हीट एयर डायरेक्टली एयर को हीट करता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद फिर यही है कि डार्कन स्नो पैक, ग्लेशियर मेल्टिंग की अभी यहाँ पे मैंने समझाया था। उसके बाद फिर ये क्या करता है, डिस्टर्ब क्लाउडीनेस एंड मानसून रेनफॉल। उसके बाद इसकी लाइफ टाइम जो होती है वो शॉर्ट होती है, ये अच्छी बात है, डेज़ टू वीक तक ये रह सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्राउन कार्बन की ओर। ब्राउन कार्बन क्या होता है, ये कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, बट ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म होता है। और ये ये ऑर्गेनिक एरोसोल का एक कंपोनेंट होता है, जो कि ऑर्गेनिक बायोमास का जब कम्बशन करते हैं, जलाते हैं, तब ये प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन के बारे में दिया है कि ब्राउन कार्बन को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जबकि ब्लैक कार्बन जो होता है वो सूट या डस्ट जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं हम उनको रेफ़र करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज ये चैप्टर पढ़ा। तो आपको होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।